दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो पहले हम डेफिनेशन देख लें और इसको हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है। जब भी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट आता है। कहीं कहीं पर हीटिंग इफेक्ट रिक्वायर्ड होता है और कहीं कहीं पर नहीं चाहिए फिर भी आता है। रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होता है, जैसे नाइक्रोम वायर में हमें चाहिए हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक आयरन नाइक्रोम वायर में तो हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में हमें चाहिए हीटिंग इफेक्ट क्योंकि हमें आयरन करना है क्लोथ्स को। इलेक्ट्रिक हीटर में हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए रूम को गर्म रखने के लिए, और वाटर हीटर में भी हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए वाटर को हीट करने के लिए। तो कहीं कहीं पर हीटिंग इफेक्ट रिक्वायर्ड होता है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, एसेंशियल है। कहीं कहीं पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, अडेप्टर थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है थोड़ा सा। या फिर और क्या चीज़, बहुत सारे अप्लायंसेस है जहाँ पे आपने देखा होगा कि वो हीट अप हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं। जैसे जार, मिक्सर चलाते हैं तो जार थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं हीट, लेकिन फिर भी वो होता है। तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो अप्लायंस में हीटिंग इफेक्ट आएगा। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, नॉर्मली हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम वायर लिया जाता है। नाइक्रोम वायर इज एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम हॉट, हॉट हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम ये समझेंगे कि इसका कॉज क्या है, क्यों ये हीट अप हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वो हीट अप हो गया। कॉज क्या है वो मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस एलिमेंट, सपोज ये रेजिस्टेंस एलिमेंट है और यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस एलिमेंट को थोड़ा सा और हम समझेंगे। सपोज ये रेजिस्टेंस एलिमेंट है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या है, इस कंडक्टर में क्या है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं हम, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मूवमेंट था वो डायरेक्ट हो जाएगा। सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लग गए, सपोज ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो ये जो फ्लोइंग चार्जेस हैं, फ्लोइंग चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, दे सफर रेजिस्टेंस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एलिमेंट है तो चार्जेस को इस रेजिस्टेंस मिलेगा। चार्जेस आगे जाना चाहते हैं और वो जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है वो उनको रेजिस्ट करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा। सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं और रेजिस्टेंस, कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, लेकिन चार्जेस आगे जाना चाह रहे हैं और हम उसको रोक रहे हैं। तो वो आगे जाना चाह रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो उनको आगे जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, उनको आगे जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस और वही वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसलिए हीटिंग होती है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनको रेजिस्टेंस मिलेगा और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो वर्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हम फ्रिक्शन में हीट जनरेट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस, तो हीट जनरेट होगी एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज वर्क और वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हो गया। अब हम इसको टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल, बैटरी और सेल यहाँ बना देंगे। इन्होंने दिया है बैटरी, ठीक है, सपोज ये बैटरी या सेल, बैटरी मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सेल हो या बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बी, यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बी। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी करंट फ्लो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। करंट कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे वाटर पाइप में कब फ्लो होता है, जब हाइट का डिफरेंस होता है तब वाटर फ्लो होता है। सेम ऐसे ही करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, बैटरी के या सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा, करंट फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, अभी बताया था इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होते ही इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे। तो यही दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or system of resistors। ठीक है, हो सकता है कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स हो सकता है कि रेजिस्टर्स ऐसे लगे हुए हों, सीरीज में हो, पैरेलल में, कैसे भी हो सकता है। We have also seen in section this that to maintain the current source has to keep expanding its energy। करंट मेंटेन करने के लिए उस सोर्स को कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, एक्सपेंड करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप सेल को यूज़ करोगे कंटिन्यूसली तो उसका जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाता है। जैसे पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट का है, उसको आप बहुत टाइम तक यूज़ करोगे तो उसका ये जो वोल्टेज है कम हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाता है और धीरे धीरे हम बोलते हैं कि सेल ख़त्म हो गया। सपोज किसी क्लॉक में आपने सेल लगाया हुआ एक पेंसिल सेल, तो कुछ महीनों बाद वो बंद हो जाती है ना, तो हम सेल चेंज करते हैं, तो क्योंकि उसके पास जो केमिकल स्टोर है वो पूरा यूज अप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है, टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। वेयर डज दिस एनर्जी गो, कहाँ जाती है, कहीं कहीं पर हीट में जाती है, कुछ काम करने में जाती है। जैसे फैन में क्या होता है, वो रोटेशन में जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा है। साथ में थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी होगी, उसमें गर्म हो जाएगा। फैन को अगर आप बहुत देर तक फैन यूज़ कर रहे हो, फैन को बंद होगा फैन, तब टच करके देखना, थोड़ा सा गर्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी। सोर्स एनर्जी कहाँ गई, सोर्स एनर्जी कहाँ गई, इन मेंटेनिंग द करंट। अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। कुछ पार्ट तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सोर्स एनर्जी से वो एनर्जी, सोर्स एनर्जी कहाँ गई, इन मेंटेनिंग द करंट दैट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। जैसे आप चार्ज करते हैं मोबाइल, तो चार्जर गर्म हो जाता है, अडेप्टर गर्म हो जाता है, मिक्सर का जार गर्म हो जाता है, तो वहाँ सब हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ऑफ द गैजेट राइज होता है। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म, लिखा हुआ है, इफ यूज कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, इनमें रेजिस्टिव होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक हीटर के बाद इलेक्ट्रिक, ये आयरन के बाद लिखा था हमने इलेक्ट्रिक हीटर और वाटर हीटर। इनमें जो सर्किट होता है उसमें प्योरली रेजिस्टेंस लगाए हुए होते हैं, प्योरली रेजिस्टिव होता है। जिनमें सर्किट में जिसमें प्योर रेजिस्टर्स होते हैं, उसमें कन्फिग्रेशन में सिर्फ रेजिस्टर्स होते हैं, उसमें सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जिसमें प्योरली रेजिस्टिव होता है जो सर्किट, जिसमें सिर्फ रेजिस्टर्स लगाए हुए होते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वो सिर्फ प्योरली हीट में कन्वर्ट हो जाती है, प्योरली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए अब हम डिराइव करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है, हीट प्रोड्यूस होती है I²RT, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, H = I²RT, इसको अभी हम डिराइव करेंगे। तो सपोज कर देते हैं कोई एक रेजिस्टेंस है R जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, कंसिडर करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल सपोज है V, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V, और T टाइम में करंट चार्ज Q, T टाइम में चार्ज Q फ्लो हुआ। ठीक है, तो I करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, T टाइम तक में Q चार्ज फ्लो हुआ। स्टेटमेंट बुक से ले लेना, T टाइम तक Q चार्ज इस में फ्लो हुआ, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q। आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W/Q पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पढ़ा था ना।
एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करोगे उतना वो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो W क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी, क्या होगा, वर्क डन यहाँ से कितना मिल जाएगा, VQ। ठीक है, तो वर्क डन आपको मिल गया VQ। V पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज चार्ज। इसका मतलब इतना वर्क हुआ, इसका मतलब सोर्स को कंटिन्यूअसली इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है, सोर्स को इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है, तो एनर्जी हमें मिल गई VQ। अब ये अगर एनर्जी मिल गई तो पावर इनपुट टू द सर्किट कितनी होगी, पावर इनपुट टू द सर्किट, पावर कितना होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये आपको पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। एक ही टाइम में कोई ज़्यादा वर्क कर सकता है, कोई कम वर्क कर सकता है। जो ज़्यादा वर्क कर सकता है उसी टाइम में जो ज़्यादा वर्क कर सकता है उसके पास ज़्यादा पावर है, जो कम वर्क कर सकता है उसके पास कम पावर है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर हम निकाल लेते हैं वर्क VQ अपॉन टाइम। अब यहाँ से देखो V एज इट इज, Q अपॉन T क्या होता है, करंट। पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट हमने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। तो P इक्वल टू VI मिल गया हमें। अब ये जो पावर इनपुट है P इक्वल टू VI, यहाँ लिख लें P इक्वल टू VI। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई सर्किट में। तो एक बार बुक का स्टेटमेंट देख लें, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इज पावर इनटू टाइम। अच्छा वो नहीं लिखा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, PT। ये भी याद करना पड़े, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एनर्जी ये सब अलग से फॉर्मूलेज लिख लेना, क्योंकि इन सब का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस डेरिवेशन में। तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर आप निकाल चुके हैं VI, P कितना है VI, और ये T VIT। ठीक है, वो VIT कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं आष्टा में और वेल्लोर में, वो नहीं, VIT, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और T टाइम। अब ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम कैसे ले रहे हैं, हीट। यहाँ पर जो एनर्जी वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ कर रहे हैं आगे, ये जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में है, और वो हीट एनर्जी कितनी हो गई, VIT। इसके बाद हम सिर्फ ओम्स लॉ यूज करेंगे। वापस देखो, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू IR। ठीक है, ये ओम्स लॉ से, तो यहाँ से हम V को क्या लिख सकते हैं, V की जगह हम IR लिख सकते हैं, V की जगह IR और IT एज इट इज। ठीक है, तो ये कितना बन गया, I इंटू I स्क्वायर RT। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बुक से कर लेना, वो जो पैरा है, कंसिडर करंट I फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, T टाइम में करंट चार्ज Q फ्लो होगा। ठीक है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, I स्क्वायर RT। दैट मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। कंक्लूजन ये है कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। अगर करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो हीट डबल होगी, रेजिस्टेंस हाफ करेंगे तो हीट हाफ होगी। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बुक से देख लेते हैं। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance of the conductor, and directly proportional to the time for which current flows through the resistor. In practical situations, when an electrical appliance is connected to a known voltage source, equation कौन सी, ये वाली, I square RT is used after calculating the current. ये अगर हमें यूज करनी है तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे I इक्वल टू V अपॉन R से, और फिर हम इसको लगा देंगे। वो जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब समझ में आ जाएगा।